सुप्रभात बच्चों, मैं वरुण सिंह। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आरआरबी, सीडीएस, एनडीए, बीपीएससी तथा विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बहुत तरह की विविध परीक्षाओं के लिए आज हम गति से अध्ययन करेंगे। और गति में आज हम पढ़ेंगे बिंदु, वस्तु अथवा कण क्या है। ये हमारा लेक्चर 3 है गति से, यांत्रिकी से। तो इसी में आज हम लोग पढ़ेंगे बिंदु, वस्तु अथवा कण क्या है, और आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो बच्चों, बिंदु वस्तु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये है बिंदु वस्तु अथवा कण, या उसे पार्टिकल कह सकते हैं। ये कहते किसको है पहले? पॉइंट ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। यदि किसी वस्तु की विमाएं, विमाएं कहने का अर्थ होता है इसका यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। यदि किसी वस्तु की विमाएं जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि इसके द्वारा तय की गई दूरी के अपेक्षाकृत नगण्य हो, अपेक्षाकृत नगण्य होती है, तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु कहते हैं। मतलब किसी वस्तु की विमाएं तय की गई दूरी, जैसे कि मान लीजिए कि एक बस है, सपोज कीजिए, और ये जो है ये 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और यहां पर है ये। तो बच्चों, इसकी लंबाई क्या है? मान लीजिए 2 मीटर, 3 मीटर, और इसकी चौड़ाई मान लीजिए 1.5 मीटर, ऊंचाई मान लीजिए इसका चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई मान लीजिए 1.5 मीटर। तो बच्चों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसके तुलना में इसका जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। इस वस्तु जिसको हम ट्रक कह रहे हैं या बस कह रहे हैं, इस वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अपेक्षा इसके द्वारा तय की गई दूरी जो है बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में हम ट्रक को एक बिंदु वस्तु मानते हैं कि तय की गई दूरी के अपेक्षा इनकी विमाएं जो होती है नगण्य होती है, तो ऐसे वस्तु को हम लोग बिंदु वस्तु कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ट्रक, बस, कार, साइकिल तय की गई दूरी के अपेक्षा उनका आकार जो होता है वो नगण्य होता है, तो वैसे वस्तु को हम लोग बिंदु वस्तु कहते हैं। बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में हमें बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं या अथवा द्रव पिंड मिल जाते हैं जिनके आकार निश्चित होते हैं। इन पिंडों की वास्तविक गति स्थानांतरीय भी हो सकती है और घूर्णन गति का संयोजन हो सकता है। मतलब स्थानांतरीय गति प्लस घूर्णन गति, इसको हम लोग समझेंगे बाद में। लेकिन दूसरे शब्दों में इन पिंडों की वास्तविक गति जो होती है वो काफी जटिल होती है। मतलब मान लीजिए कि एक पहिए की गति की बात करें तो पहिया जो है ऐसे घूमता भी है और ये सीधे आगे भी बढ़ रहा है। मतलब स्थानांतरीय गति भी है और घूर्णन गति भी है, तो ये जटिल थोड़ा सा हो जाता है। तो हमें बिंदु वस्तु क्या करता है कि बिंदु वस्तु में एक समय में मात्र स्थानांतरीय गति होती है। बिंदु वस्तु ट्रीट कर देने का अर्थ है, देखिए ये चक्का है ट्रक का, ट्रक के जो चक्के हैं वो घूम भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। मतलब घूर्णन गति और स्थानांतरीय गति दोनों इसमें हो रही है। तो बिंदु वस्तु में एक समय में मात्र स्थानांतरीय गति होती है, एक समय में मात्र स्थानांतरीय गति होती है। मतलब सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है। तो बिंदु वस्तु कहने का यही एक अर्थ है कि बिंदु वस्तु कहने का अर्थ है कि एक समय में मात्र स्थानांतरीय गति होती है। ऐसे तो पहिए की गति को देखें, इनका रेवोल्यूशन पर मिनट जो है कुछ और होगा। ये रैखिक गति देखें तो इसका गति कुछ और होगा। तो गति जो है ये रैखिक और घूर्णन दोनों गति का संयोजन है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले हमने बिंदु वस्तु की बात की, तो बिंदु वस्तु में एक समय में मात्र स्थानांतरीय गति होती है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि यदि किसी वस्तु की विमाएं, विमाएं कहने का अर्थ उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक। क्या होता है कि वस्तु की विमाएं लंबाई, चौड़ाई या मोटाई इसके द्वारा तय की गई दूरी के अपेक्षाकृत नगण्य हो। ये वस्तु जितना दूरी तय करता है उसकी तुलना में इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई को नगण्य हो, तो ऐसे वस्तु बिंदु वस्तु कहते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण दिया है कि दिल्ली से लंदन उड़ान भरने वाली हवाई जहाज, मतलब दिल्ली
दिल्ली से कहाँ, लंदन, लंदन लगभग 6000 किलोमीटर से थोड़ा सा आगे, मतलब 6400 किलोमीटर के लमसम में। मतलब कि इतना जो दूरी है उसके तुलना में हवाई जहाज का आकार, मतलब उसकी बीमा, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है इसकी दूरी के तुलना में नगण्य है। तो जहाज को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट या बिंदु वस्तु कहेंगे। जहाज का जो बीमा होगा वो उसकी दूरी, देखिए 6400 किलोमीटर की जो दूरी है उसके तुलना में इसका जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जहाज का वो क्या होगा, नगण्य होगा। दूरी की तुलना में उसकी माप जो होगी जहाज की वो नगण्य होगी, तो जहाज को हम बिंदु वस्तु कहेंगे। उसी तरह से बच्चों कि दिल्ली से लंदन उड़ान भरने वाली हवाई जहाज, लंबी दूरियां तय करने वाली रेलगाड़ी, लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली टू मद्रास, तो ये रेलगाड़ी जो है द्वारा जो तय की गई दूरी है वो रेलगाड़ी के बीमा से, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई से उसकी दूरी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में रेलगाड़ी को हम बिंदु वस्तु समझेंगे। बंदूक से दागी गई गोली, जो गोली बंदूक से निकल जाती है वो काफी दूर चली जाती है, उस दूरी के तुलना में बंदूक की जो गोली होती है वो नगण्य होती है। बंदूक की जो गोली होती है उसका आकार नगण्य होता है। तो बंदूक द्वारा दागी गई गोली को हम क्या मानेंगे, बिंदु वस्तु मानेंगे। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, सूर्य एक बहुत बड़े आकार का पिंड है, पृथ्वी उसकी एक ग्रह, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमता है। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, जो पृथ्वी और सूर्य के बीमाओं से काफी ज्यादा है, जिसके कारण हम यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी को एक बिंदु वस्तु मानेंगे, बिंदु वस्तु कहेंगे। गैलेक्सी में सूर्य, गैलेक्सी का आकार बहुत कई लाइट ईयर्स में होते हैं, तो उसमें सूर्य है तो सूर्य को क्या मानेंगे, बिंदु वस्तु। कई लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स हमने बताया कि प्रकाश द्वारा एक साल में जो दूरी तय की जाती है वो लाइट ईयर। लाइट ईयर वस्तुतः क्या होता है कि दूरी के लिए होता है प्रयोग। तो गैलेक्सी में सूर्य है तो गैलेक्सी का खुद जो बीमा है, अमाप है, वो बहुत कितने लाइट ईयर से फैला होता है, उसमें एक सूर्य है, उसको यहाँ पर हम सूर्य को पॉइंट ऑब्जेक्ट या बिंदु वस्तु या कण के रूप में मान सकते हैं, बिंदु वस्तुओं के रूप में भेद के, क्योंकि इसके आकार एवं बीमाएं इनके द्वारा तय की गई दूरी की अपेक्षा नगण्य होती है। ओके, इसलिए इसको बिंदु वस्तु माना जाता है। और बिंदु वस्तु उचित रूप से एक गणितीय बिंदु है, एक गणितीय बिंदु। और हम लोग अभी जो है पढ़ रहे हैं गति में बिंदु वस्तु के बारे में। और अब बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे गति के प्रकार। तो बच्चों गति के प्रकार में, गति के प्रकार, तो गति को बताने के लिए प्रयुक्त निर्देशांकों की संख्या के आधार पर गति निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है। गति को बताने के लिए प्रयुक्त निर्देशांकों के आधार पर गति को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटे हैं, 3 तरह से। एक पहला होता है एक विमीय गति, मीन्स 1 डायमेंशनल मोशन। दूसरा होता है द्विविमीय गति, मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन। तीसरा होता है त्रिविमीय गति, मतलब 3 डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एक विमीय गति, इसको इंग्लिश में कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन। जब वस्तु की स्थिति, देखिए वस्तु की स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है, मतलब 1 डायरेक्शन में चलती है, केवल एक डायरेक्शन में चल रही है। जब वस्तु की स्थिति केवल एक दिशा में बदलती है तो वस्तु की गति को एक विमीय गति कहते हैं। केवल एक ही दिशा में बदले तो हम लोग वस्तु की गति को एक विमीय गति कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश, एक सरल रेखा, ये सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है, तो उसकी गति एक विमीय गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो वैसी गति को हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। तो उदाहरण के लिए लंबवत स्प्रिंग का दोलन, जैसे स्प्रिंग होता है तो ये एक स्प्रिंग इस तरह से और इसमें मास लगा रहता है। जब इसके द्रव्यमान को हटा लिया जाता है, ये स्प्रिंग है और इसमें एक द्रव्यमान फिट है m, तो इसके द्रव्यमान को जब हटा लिया जाए तो स्प्रिंग क्या होता है कि ऊपर नीचे ऐसे दोलन करता है।
तो लंबवत स्प्रिंग का दोलन की गति एक विमीय गति कहलाती है। लंबवत स्प्रिंग दोलन गति एक विमीय गति कहलाती है, वन डायमेंशनल मोशन कहलाती है। तो लंबवत स्प्रिंग का दोलन जिससे द्रव्यमान हटा लिया गया हो, जैसे कि लंबवत स्प्रिंग का दोलन जिससे क्या हो गया कि यहां द्रव्यमान था, उस द्रव्यमान को हटा लिया गया हो, तो वो एक विमीय गति का उदाहरण है। सड़क पर दौड़ती कार की गति, सीधी सड़क पर दौड़ती कार की गति क्या होता है कि एक विमीय गति है, वन डायमेंशनल मोशन है, इसको हम लोग एक विमीय गति कहते हैं। और सड़क पर दौड़ती कार की गति, सीधी सड़क पर बस की गति हो, कार की गति हो या बस की गति हो, वो वन डायमेंशनल मोशन होता है। सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की गति, एक सीधी पटरी पर रेलगाड़ी की जो गति होती है वो भी क्या होती है, वन डायमेंशनल मोशन होती है। मुक्त रूप से गिरते पिंड के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति, मान लीजिए किसी पिंड को अगर गुरुत्वीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। तो ये गति भी जो है वो एक विमीय गति है, इसलिए यहां पर लिखा है मुक्त रूप से गिरते एक पिंड के गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति। मतलब जो भी पिंड है अगर छोड़ देते हैं किसी पिंड को हम स्पेस में पृथ्वी के ऊपर, तो वो मुक्त रूप से गिरना शुरू कर देती है, और वो भी गति जो होती है एक विमीय गति होती है, वन डायमेंशनल मोशन होता है ये। उदाहरण के तौर पर फिर एक वस्तु को, किसी वस्तु को, या उसी वही चीज है, इस चीज को आप लिख सकते हैं, किसी वस्तु को किसी ऊंचाई से जब छोड़ते हैं हम लोग तो वो भी एक विमीय गति है। तो एक विमीय गति में और पॉइंट है, एक विमीय गति में बच्चों वन डायमेंशनल मोशन, एक विमीय गति पढ़ रहे हैं हम लोग। तो एक विमीय गति में कण की स्थिति बताने के लिए, मतलब वन डायमेंशनल मोशन जो होता है उसमें कण की स्थिति बताने के लिए मात्र एक ही स्थिति निर्देशांक, एक x की आवश्यकता होती है, मतलब एक कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। जैसे स्थिति निर्देशांक में x y z, दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट है। तो इसमें केवल एक कोऑर्डिनेट के मदद से, ये x है तो यही वैरी कर रहा है, y कोऑर्डिनेट वैरी नहीं कर रहा है, z कोऑर्डिनेट वैरी नहीं कर रहा है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट जब वैरी कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग एक विमीय गति। एक विमीय गति में मात्र एक ही स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है, या x की पड़े या y की पड़े या z की पड़े, मतलब ये पड़े या ये पड़े या ये पड़े, मतलब एक ही स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होगी। या तो आपको x स्थिति निर्देशांक से आप व्यक्त करें, या y स्थिति निर्देशांक से व्यक्त करें, या z, तीनों में से कोई एक स्थिति निर्देशांक की सहायता से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। तो ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। केवल एक ही स्थिति निर्देशांक, मात्र एक ही स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है एक विमीय गति में कण की स्थिति को बताने के लिए। कण की स्थिति बताने के लिए एक विमीय गति में मात्र एक ही स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है, या तो x, या तो y, या तो z। अब है द्विविमीय गति, इसको इंग्लिश में द्विविमा गति, या इसको इंग्लिश में कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। तो इसमें बच्चों जब वस्तु की स्थिति दोनों दिशाओं में बदलती है, x और y और z और x, मतलब दोनों दिशाओं में बदलती है, तो वस्तु की गति द्विविमीय गति कहलाते हैं। दोनों दिशाओं में, मतलब या तो x y हो, x y, y z हो, y z, x y, z x, ये जो है दोनों दिशाओं में, मतलब यहां पर कहते हैं कि वस्तु की स्थिति दोनों दिशाओं में बदलती है, दोनों दिशाओं में, तो वस्तु की गति को द्विविमीय गति कहलाती है, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या जब कोई वस्तु समतल में गति करता है, या एक प्लेन में जो मोशन होता है, मोशन इन ए प्लेन समतल में जब किसी वस्तु की गति होती है, तो वैसे गति को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं, द्विविमीय गति कहलाती है। उदाहरण पर आपके फर्श पर जो कीड़ा चलता है, तो वो कीड़ों की गति जो फर्श पर सतह पर होती है वो द्विविमीय गति होती है। फिर दूसरा, बंदूक द्वारा दागी गई गोली,
गोली जाके फिर ऐसे ऐसे आता है, ऊपर से फिर नीचे। तो बंदूक द्वारा दागी गई गोली की गति जो है द्विविमीय गति है। सूर्य के चारों तरफ घूमते ग्रह की गति, ग्रह की गति या सूर्य के चारों तरफ घूमते ग्रह की गति या ग्रह के चारों तरफ घूमते उपग्रह की गति, तो ये चीज जो होता है वो द्विविमीय गति के तहत आते हैं। इसमें बच्चों चूंकि वस्तु की स्थिति बताने के लिए दो निर्देशांक की आवश्यकता होती है, दो स्थिति निर्देशांक की आवश्यकता होती है, जैसे x y, दो स्थिति निर्देशांक, या y z या z x, मतलब दो स्थिति निर्देशांक से हम इस गति को व्यक्त कर सकते हैं, या आप x y निर्देशांक या y z निर्देशांक या z x निर्देशांक, मतलब कि दो स्थिति निर्देशांकों की सहायता से अगर जिस गति की स्थिति को, वस्तु की स्थिति बताने के लिए दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, तो वैसे गति को हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। अब बच्चों त्रिविमीय गति को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, द्विविमीय गति के बाद अब तीसरी गति जो है वो त्रिविमीय गति या तीन विमा में गति, और इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन, तीन विमा में गति। तो बच्चों जब वस्तु की गति स्थिति तीन दिशाओं में बदलती है, स्थिति कितनी दिशाओं में बदले, तीन दिशाओं में बदलती है, तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तीनों x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट इसको गति को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ P पॉइंट है, यहाँ पर x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस गति को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वैसे गति को हम लोग त्रिविमीय गति कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि तीन विमा में गति कहते हैं, जैसे कि जब कहलाती है। तो बच्चों तीन विमा में गति का अर्थ है x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट, x, y, z, ये z कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो मतलब तीन दिशाओं में बदलते हैं, तो वैसे गति को हम लोग त्रिविमीय गति कहलाते हैं। या जब वस्तु की जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करता है, स्पेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड त्रिविमीय गति। मच्छर अगर स्पेस में घूम रहा है तो वो थ्री डायमेंशनल मोशन है, पक्षी घूम रहा है वो तीन डायमेंशनल मोशन है, या कोई भी चीज जो स्पेस में तैर रहा है वो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका त्रिविमीय गति का। तो कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति कहलाती है, या आप कह सकते हैं अंतरिक्ष में गतिमान कण की गति त्रिविमीय गति कहलाती है। स्पेस में घूमने वाले कोई भी कण हो उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। त्रिविमीय गति में किसी कण की स्थिति ज्ञात करने हेतु तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। त्रिविमीय गति में किसी भी कण की पोजीशन को, किसी भी कण की स्थिति को ज्ञात करने के लिए आपको तीन निर्देशांक की आवश्यकता होगी, तीनों कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, x, y, z कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमने बताया ये P पॉइंट है, इसको लोकेट करने के लिए स्पेस में अगर है तो तीन कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होगी, x, y, z, तीनों कोऑर्डिनेट के सहायता से इसको आप अंतरिक्ष में लोकेट करेंगे। तो यह है त्रिविमा में गति। त्रिविमा में गति क्या है कि अंतरिक्ष में गतिमान कण की स्थिति त्रिविमीय गति कहलाती है। एक उदाहरण है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आकाश में वायुयान की गति, हमारे स्पेस में एरोप्लेन का जो मोशन है वो त्रिविमीय गति का उदाहरण है। रूम में, कमरे में या डिब्बे में गैस के अणुओं की गति जो होती है वो त्रिविमीय गति कहलाती है। गैस के अणु की गति त्रिविमीय गति का उदाहरण है। आकाश में आप पतंग उड़ाते हैं तो काइट को जो आकाश में आप उड़ाते हैं तो वो भी गति जो है वो गति आपकी त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो आकाश में पतंग की गति किस तरह की गति है, त्रिविमीय गति की उदाहरण है। आकाश में उड़ते हुए पक्षी, आकाश में उड़ते हुए पक्षी हो गए, आकाश में विभिन्न चीज जो भी उड़ रहे हैं वो गति जो होगा वो त्रिविमीय गति होगा। तो ये त्रिविमीय गति था। हमने आज के लेक्चर में एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति के बारे में पढ़ा। तो एक विमा में केवल एक ही कोऑर्डिनेट, एक ही निर्देशांक जो है उस गति की स्थिति को बता सकता है। द्विविमा में दो निर्देशांक x और y दोनों की जरूरत पड़ेगी, और तीन विमीय गति में x, y, z तीनों निर्देशांक की आवश्यकता होगी। तो ये सब इसी के आधार पर एक विमा में गति, द्विविमा में गति और तीन विमा में गति के उदाहरण थे।
तो बच्चों आज का जो लेक्चर है लेक्चर 3 और खासकर ये गति से है, तो लेक्चर 3 यही समाप्त हो रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक आप सबको हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब